अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सब सूना सूना था यार आपके बिना। यहां कम से कम सोते हुए तो नजर आते थे ना। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले के एमसीक्यूज कल कर दें। अभी कौन से किए? हाँ, और फिर पेस्टल का सिनेरियो क्वेश्चन ये अगले हफ्ते टेस्ट देते हैं। पेस्टल डन, और उसकी जितनी अब तक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस थी वो भी 100% डन, और जो सिनेरियो थे वो भी 100% डन। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। नहीं, हाँ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर और थ्योरी कर लेंगे। न्यूमेरिकल हैं जी 3 टोटल। हाँ, जो भी रहते हैं 3 न्यूमेरिकल रहते हैं। बजटिंग, इसमें आपका ना कॉस्ट का नॉलेज यूज होगा। कॉस्ट आप चूंकि पास है माशाल्लाह। मटेरियल थैंक यू, खुद ही थैंक यू। नहीं वो नीचे से देखना। कॉस्ट आप इम्तियाजी नंबरों से पास कर चुके हैं, और आपको मटेरियल की कैलकुलेशन और लेबर की कैलकुलेशन एफओ है जी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूनिट्स है, फिर ग्रो करेंगे वो यूनिट्स। इन्फ्लेशन, अगर एक पीरियड की टोटल फिगर्स से अगले पीरियड की टोटल फिगर्स तक पहुंचना है सीवीपी, तो अगर वो वेरिएबल चीजें हैं तो उनमें प्राइस चेंज भी डालना है, क्वांटिटी चेंज भी डालना है, और अगर फिक्स्ड है तो सिर्फ प्राइस चेंज। ये काम कॉस्ट में किए हुए हैं, और अब आपने अगर बहुत पहले किया है तो कोई नहीं, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगी चीजें याद। बहुत डिटेल नहीं है, यानी सिर्फ थोड़ा बहुत जो सीवीपी में सीखा था, एक पीरियड की इंफॉर्मेशन से अगले पीरियड की इंफॉर्मेशन तक जाना, और मटेरियल की क्वांटिटीज की कैलकुलेशन, लॉसेज, और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉस्ट का नॉलेज यहां होता है इस्तेमाल। और उसकी एक वजह यह भी है कि ये चैप्टर 2022 से पहले कॉस्ट का हिस्सा था, तो इसलिए भी इसके जो पास्ट पेपर के सवाल होंगे ना, तो उनमें कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की झलक है। इसमें मेरे पास सिखाने को कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। यानी ये कोई जैसे डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स थी, एनपीवी, आईआरआर, वो सिखाई थी चीजें, उनके फॉर्मेट्स थे। इसमें कोई नई चीज नहीं है बताने को। इसमें आपका अंग्रेजी का इम्तिहान हो रहा है, यानी आपको सवाल पढ़ के अंग्रेजी से पहचानना है, और आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स इस्तेमाल हो रही है। बस इसमें कोई नॉलेज नहीं है, मैं स्टार्ट ही प्रैक्टिस से कर रहा हूं। हाँ, कुछ खुद बना के करा देता हूं, बाकी फिर पास पेपर के सवाल करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी जो कंप्यूटिंग स्किल्स हैं सिर्फ वो टेस्ट हो रही होती है। बजट बिजनेस बनाता है, जैसे गवर्नमेंट है वो भी बजट बनाती है, और आप लोगों ने कभी घर के खर्चों में इन्वॉल्वमेंट रही हो तो शायद आपको अंदाजा हो कि घरों के अंदर भी ना बजट बनता है। और वो बजट ऐसे बनता है कि अब्बा ने महीने के शुरू में पैसे दे दिए, अगर तो वो सारे पैसे अम्मा ने मैनेज करने हैं तो कभी पूछ के देख लेना, बेशक वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उन्होंने भी ना बजटिंग की होती है पूरी, कि किस जिम्मे में कहां कहां कितना कितना खर्च होगा। ये सब बजटिंग है, कि हम अपने पैसों का टारगेट सेट करें कि कल को पैसे कहां कहां इस्तेमाल होंगे, और अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पैसे आएंगे कहां कहां से। और ये तो हो गया सिर्फ कैश की बात। बिजनेस अपनी इनकम स्टेटमेंट को भी टारगेट करता है कि अगले पूरे साल में हम टोटल कितनी सेल्स को टारगेट करें। क्यों जरूरी है ये टोटल सेल्स को टारगेट करना? सीवीपी, ब्रेक इवन, हमने टोटल सेल्स का टारगेट अपनी टीम को देना है कि इतनी सेल्स करके लाओ, और उतनी सेल्स होंगी तो उसके लिए कितने कितने खर्चे होंगे, कितनी कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। सेट करेंगे तो अपनी टीम को टारगेट देंगे कि इतने यूनिट्स बनाने हैं। तो बिजनेसेस अपने अगले साल के लिए अपना परफॉर्मेंस टारगेट सेट करते हैं, ये बजट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है? स्टूडेंट्स के लिए इसमें यह है कि आपको बजट्स बनाने आने चाहिए, और जो बजट्स आपसे एग्जामिनेबल हैं उनमें कैश बजट और बजटेड इनकम स्टेटमेंट और अदर बजट्स कह देता हूं, ये आखिरी क्लास में समेटूंगा, मैं पढ़ाऊंगा अदर बजट्स। ये आपसे एग्जाम में टेस्ट होते हैं, यानी आपको बजट बनाने आने चाहिए। और बजट बनाने के लिए फिर कह रहा हूं कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स टेस्ट होने लगी हैं बस। वो मैं आपको भी सवाल कराऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके लिए कोई नॉलेज सिखाने वाला नहीं था, सिर्फ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स कुछ बेसिक और कंप्यूटिंग स्किल्स, बस ये टेस्ट हो रहा है। पहले पढ़ते हैं कैश बजट।
क्या जी? ये चैप्टर नंबर बुक में 14 हो, पूछ रहे थे कि बता रहे थे? तो आपकी किताब में कौन सा है? 14 ही है ना? हाँ, सबकी किताब में 14। अच्छा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बजट फ्यूचर है कि पास्ट है? फ्यूचर। तो इसमें हम लोग फ्यूचर एस्टिमेशंस कर रहे होंगे। कैश बजट क्या लगता है नाम से, क्या होगा? और कैश यानी सिर्फ कैश नहीं, बैंक भी, तो ये कैश फ्लो होता है। इसमें बिजनेस बजट यानी फोरकास्ट बना रहा होगा कि अगले साल में इनफ्लोज क्या क्या होंगे, आउटफ्लोज क्या क्या होंगे, ये सब प्रोजेक्टेड होते हैं। और फिर नेट कितना कैश हमें इस साल में मिलेगा, और अगर साथ ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लें तो इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ये होता है कैश बजट। ये कैश बजट है, इनफ्लोज आउटफ्लोज, और ये सब प्रोजेक्टेड है। सारी हमारी एस्टिमेशन है। अब इसमें आपका सारा वो कॉस्ट और अकाउंटिंग का नॉलेज इस्तेमाल हो रहा होगा, कैलकुलेशन टेस्ट हो रही होंगी, लेकिन ये कैश फ्लोज हैं सारे। तो कैश बजट है हमारे कैश फ्लोज, बजटेड कैश फ्लोज। सर्विसेज तो इतनी को खास बिजनेस नहीं है जिसमें कैलकुलेशंस मुश्किल हो, तो इसलिए या तो ये ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल होगा या मैन्युफैक्चरिंग का होगा। तो दोनों में फर्क मेन क्या होगा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स खरीद के लाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स बनाते हैं। तो जब गुड्स बनाएंगे तो फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। तो इसको भी मैं ना दो हिस्सों में बांट लेता हूं। क्वेश्चंस को हम ट्रेडिंग अलग कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अलग। पहले कर लेते हैं ट्रेडिंग। चलें ट्रेडिंग बिजनेस की हेडिंग दे लें, सवाल करते हैं। पहले खुद बना के करा देता हूं, फिर पास्ट पेपर्स पे चलेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस की हेडिंग दे लें, पहले ट्रेडिंग बिजनेस की करते हैं प्रैक्टिस। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग कैश फ्लो बजट, कैश बजट। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग, कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं। नंबर वन है जी मंथली सेल्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और बजट बना रहे हैं इसका, यानी ये 2 महीने गुजर गए। फिर जनवरी फरवरी, हम ना कहीं दिसंबर के ऑलमोस्ट एंड पे खड़े, तो इसलिए दिसंबर नवंबर गुजर गया, जनवरी फरवरी मार्च का बजट बना रहे हैं। 1,00,000, 120,000, 180,000, 240,000 और 300,000। ये हो गई सेल्स।
ये नोटेड। अगला पॉइंट, business sells goods, business sells goods, business sells goods at gross profit margin यानी जीपी मार्जिन ऑफ 25%, 25%. Business sells goods at a GP margin of 25%. मार्जिन में सेल 100 होती है और मार्कअप में कॉस्ट 100 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, total sales comprise of 20% cash and 80% credit. 20% cash and 80% credit. Next, 40% debtors settle their accounts in 1 month. इसका मतलब होता है अगले महीने, यानी इन 1 मंथ का मतलब है अगला महीना। सेटल देयर अकाउंट्स इन 1 मंथ यानी पैसे देते हैं 1 महीने बाद। एंड 60% डेटर्स सेटल देयर अकाउंट्स इन 2 मंथ्स, यानी अगर जनवरी में सेल्स होंगी तो वो पैसे देते देते मार्च लगा देंगे, ये 2 मंथ्स वाले। नेक्स्ट पॉइंट, नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड, यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं होता। नो स्टॉक्स आर मेंटेन्ड, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। नेक्स्ट, ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। ऑल परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। थर्टी परसेंट क्रेडिटर्स आर सेटल्ड इन 1 मंथ। उसी पॉइंट में लिख लें, अगले में लिख लें। एंड 70% क्रेडिटर्स आर सेटल्ड इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट, फिक्स्ड सेलिंग expenses are settled in same month, and variable selling expenses are settled in next month. अब ये settled in next month, settled in 1 month, ये एक ही बात है। are settled in next month. Total selling expenses for the month of total selling expenses paid नहीं कह रहा मैं, total selling expenses कहा है मैंने। total selling expenses for the month of December 24 वर 10,000 रुपए, 10,000, और ब्रैकेट में लिखिए, इस 10,000 के साथ ब्रैकेट में लिखिए 40% वर फिक्स्ड, 40% वर फिक्स्ड। इसी पॉइंट में ही लिख लें आगे, या बेशक अगला पॉइंट लिख लें। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस grow by 2% per month, and variable selling expenses, अच्छा ये जो मैं अब कह रहा हूं ना, एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ये ना भी कहता ये सेंटेंस तो अंडरस्टूड था। एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस वेरी इन लाइन विद सेल्स,
ये मैं सेंटेंस ना भी लिखता तो फिर भी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का ताल्लुक सेल्स के साथ ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, admin expenses amount to 15,000 per month, 15,000 per month। एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 15,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग 4,500 डेप्रिसिएशन, 4,500 रुपए डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस एट एंड ऑफ दिसंबर 24, कैश एंड बैंक बैलेंस एट एंड ऑफ दिसंबर 24 इज 75,000, 75,000। मुझसे रिक्वायर्ड है मंथ वाइज, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको मंथ वाइज कहा है तो इसका मतलब है हमें हर महीने का कॉलम बनाना है इसलिए मंथ वाइज से पता चलेगा। मंथ वाइज कैश बजट, मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2025, मंथ वाइज कैश बजट इसका तरीका यह है कि अगर मंथ वाइज कहा है तो फिर रुपीस के जितने महीने सवाल में है उतने कॉलम आ जाएंगे। कैश बजट पूरा हेडिंग आ जाएगी तो सच के आ जाते हैं, जरा लिख दें तो अच्छी बात है। कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग
मार्च 31, 2025। और जितने भी महीने हैं, चूंकि मंथ वाइज कहा है तो फिर वो कॉलम बन जाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। और टोटल करने के तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जनवरी, फरवरी और मार्च। इनफ्लोज कह लें, रिसीट्स कह लें। इस सवाल में इनफ्लोज क्या क्या है? कस्टमर से आने वाले पैसे ही हैं। और भी कोई हो सकते हैं सवाल में इनफ्लो, हो सकता है कभी कोई पीपी बेचना हो, उससे पैसे आ सकते हैं, हो सकता है शेयर इशू करके कैश आना हो, तो इनफ्लो और भी हो सकते हैं। इस सवाल में अभी सिर्फ सेल्स है। चूंकि कैश सेल्स और डेटर्स मैंने अलग अलग कर दिए, तो आप चाहे सेल्स की एक लाइन लिख लें, चाहे कैश सेल्स और डेटर्स अलग कर लें। और जो फिगर सवाल में गिवन हो वो तो हम एज इट इज यहां लिख सकते हैं, जैसे मैंने एडमिन एक्सपेंस दिए हुए हैं। लेकिन जो फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़े, अगर उनकी कैलकुलेशन जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में भी करते रहे, ब्रैकेट में समझा सकते हैं तो ब्रैकेट में, वरना वर्किंग। तो कैश सेल्स, चूंकि महीने की सेल्स दी हुई है ना एग्जामिनर ने, तो हम कह देंगे कि जो सेल्स तुमने दी है उनका 20%। और कैश सेल्स यानी जिस महीने की सेल्स उसी महीने में पैसे आ जाएंगे। हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, कैश फ्लो बना रहे कि कैश कब आ जाएगा। तो जनवरी की कैश सेल्स के पैसे जनवरी में ही आएंगे, 36,000, 48, 60। ये हो गई कैश सेल्स के पैसे। डेटर्स के पैसे वो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग में डेटर्स के लिए वर्किंग में आ जाते हैं। बैड डेट्स, हाँ हाँ सवाल में, हाँ हाँ बिल्कुल वो एडजस्टमेंट आ सकते हैं बैड डेट की। डेटर्स, इसके लिए हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए होंगे, है ना। डेटर्स के पैसे क्रेडिट सेल्स, और बस सिर्फ जनवरी की क्रेडिट सेल्स, फरवरी मार्च की बस, या नवंबर दिसंबर की भी, क्योंकि उनका कैश जनवरी फरवरी में आ रहा होगा। और इसके लिए आसान टू दी पॉइंट बात यह है कि जितनी सेल्स दी है सब लिख लें, हो सकता है काम आए, हो सकता है ना आए, बस लिख लें सही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और हमें इस सारी मेहनत के लिए चाहिए क्रेडिट सेल्स, बल्कि ये मैं डेटर्स की वर्किंग कर रहा हूं। तो डेटर से मिलने वाले पैसों के लिए हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स।
उसके लिए हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि जो सेल्स तुमने दी हुई हैं उनका हम लेने लगे हैं 80%। नवंबर की 80,000, 96,000, 144, 192, 240, ये आ गई क्रेडिट सेल्स। अब इनसे हमें कैश चाहिए कि इनसे कैश कब कब किस किस महीने में मिलेगा। यहां से हम बनाते हैं रिसीट्स कह लें, कैश इनफ्लो कह लें। अब जब हम रिसीट्स निकालेंगे तो हमें रिसीट्स नवंबर दिसंबर की नहीं चाहिए, रिसीट्स हमें जनवरी फरवरी मार्च की चाहिए। तो वो हम यही वाला कॉलम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर दिल को नहीं तसल्ली हो रही तो चलो दोबारा लिख लेते हैं। हम जनवरी फरवरी मार्च की रिसीट्स लिखने लगे हैं। हम एग्जामिनर को यह बताने लगे हैं कि हम फार्मूला यह लगा रहे हैं कि जिस महीने में क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल, उसमें से 40% कैश उससे अगले महीने जाता है और 60% उससे भी अगले महीने जाता है। तो 40% लेने लगे हैं हम इन नेक्स्ट मंथ वाला और 60% लेने लगे हैं हम इन 2 मंथ्स वाला। ये हमने एग्जामिनर को फार्मूला बता दिया कि हम ये काम करने लगे हैं। अब ये हमें पता है कि हमने ये फिगर निकालनी कैसे है। जनवरी में कौन सा कैश आना है, ये 40 की लाइन वाला। दिसंबर की क्रेडिट सेल्स का 40% जनवरी में कैश आएगा, जनवरी की क्रेडिट सेल का 40% फरवरी में आएगा, फरवरी की क्रेडिट सेल का 40% मार्च में आएगा। ये हम इस लाइन के सामने लिखने लगे। तो दिसंबर का 40, 38,400, जनवरी का 40, 600, फरवरी का 40, और 60% वाली लाइन में हम ये बताने लगे हैं कि जनवरी में नवंबर वाली क्रेडिट सेल का 60% यहां आएगा, 48,000, इसका 60 इधर, इसका 60 यहां। ये जनवरी फरवरी मार्च की रिसीट्स आ जाएंगे। ये हो गई डेटर से रिसीट्स। जी कहां? हाँ तो लिख लिया ना, जनवरी का 40 इधर लिख तो लिया। $86,400, 115,200 और 163,200। ये हो गए इनफ्लोज। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनफ्लोज तो पूरे हो गए, इसका सब टोटल कर दें, फिर आउटफ्लोज लिखें, फिर इसका सब टोटल कर दें। और ये भी कर सकते हैं कि सब टोटल ना करें, इनफ्लोज को पॉजिटिव लिख लें और आउटफ्लोज को नेगेटिव लिख लें और एंड पे सबका नेट टोटल हो जाएगा। तो जिसका जो दिल कर रहा है वैसे कर ले। आउटफ्लोज, इस सवाल में आउटफ्लोज यानी कैश आउटफ्लो क्या क्या है? एक तो हमने सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, और एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये सब आउटफ्लोज हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स। कैश परचेजेस नहीं है कोई। डेटर्स के पैसों के लिए चाहिए थी हमें सेल्स।
डेटर्स के पैसों के लिए हमें चाहिए थी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स के पैसों के लिए क्या चाहिए? परचेजेस। तो परचेजेस तो सवाल में है ही नहीं। हमें सवाल में ना सिर्फ सेल्स देनी है, और सेल से परचेजेस, चूंकि ट्रेडिंग बिजनेस है तो सेल से परचेजेस का रास्ता निकलता है। आपको मैंने सवाल में मार्जिन दिया हुआ है तो सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस का रास्ता होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो इसलिए वही परचेजेस हो जाएंगे। कल मैं सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दूंगा। हमें सेल्स ही पता है, वहां से परचेजेस तक पहुंचना है, तो सेल्स से हम परचेजेस तक नहीं आ सकते, हम सेल्स से आएंगे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स तक। और एग्जामिनर को कहेंगे कि जो सेल्स दी है तुमने उस पे हम लगाने लगे हैं 75%, क्योंकि 25% मार्जिन है, तो लगाइए 75%। 75,000, 90,000, 135, 180,000, 225,000। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, परचेजेस चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस तक पहुंचना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, और उल्टा चल लें तो परचेजेस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऐड और ओपनिंग स्टॉक माइनस। मैंने प्लस माइनस अभी इसलिए बता दिया, कल इसको यूज करूंगा, इस सवाल में नहीं है, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही परचेजेस बन गई। ये आ गई जी परचेजेस, और चूंकि क्रेडिट परचेजेस है सारी की सारी, तो यही क्रेडिट परचेजेस है, ये निकल आई परचेजेस। और जैसे क्रेडिट सेल से डेटर्स की रिसीट्स निकाली थी, वैसे ही हम क्रेडिट परचेजेस से निकाल लेते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स के लिए क्या है जी? 30% नेक्स्ट मंथ में और 70% 2 महीने में। तो जनवरी में दिसंबर की परचेजेस का 30 आएगा, 27,000, इसका 30 इधर 40, और इसका 30 इधर। नवंबर का 70 इधर 52,500, 90 का 70 यहां, और इसका 70 यहां। कितना? ये हो गई पेमेंट्स। 78,579,500, 103,500, 148,500। सेवन नाइन फाइव डबल 103,500, 148,500। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो फिर हम कैश परचेजेस और क्या 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 मतलब पेमेंट हम भी डेटर वाली होती। हाँ, तो फिर उसी का हम 75% ले लेते हैं, लेकिन सवाल वाला ऐसा नहीं करेगा ना। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस दिसंबर के बताए हुए हैं, कितने हैं? 4,000। 10,000 में से 40% 4,000, और फिर कहा है कि ये हर महीने 2% बढ़ते जाएंगे, और जिस महीने के हैं उसी महीने पे होते जाएंगे। नहीं बताया भाई, बताया मैंने, फिक्स कहा तो है सेम मंथ में। तो हम एग्जामिनर को बस ये बता देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग साल का था ना, तो हम LY लिखते थे, यहां पर LM, लास्ट मंथ को हम 2% बढ़ाने लगे। तो 4,000 जो कि दिसंबर के थे, तो जनवरी के कितने होंगे? 40, इसको 2% बढ़ा दें 6,2, इसको 2% बढ़ा दें 4,2,4,5। ये हो गए फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कहा है कि ये सेल्स के साथ लिंक है।
सेलिंग एक्सपेंसेस को अगर सेल्स के साथ लिंक करना है, और सेल्स के साथ लिंक करना है तो हम इसका सेल्स से कोई ताल्लुक बना लें, यानी इसकी सेल्स के साथ एक परसेंटेज निकाल लें तो सेल्स के साथ लिंक हो जाएगी। तो कितनी? 6,000 किस महीने के वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं? दिसंबर के। तो उनका अगर सेल से लिंक निकालना है तो दिसंबर वाली सेल से ही निकालना पड़ेगा। देखें, दिसंबर के महीने की ना आपको वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस बताए हैं 10,000 का 60%। अब जब दिसंबर के हैं तो इनका ताल्लुक भी फिर दिसंबर की सेल से जोड़ना है जो कि 1,20,000 थी। तो ये इसका कितने परसेंट हुए? 5%। ये इसका 5% होगा। लेकिन पैसे अगले महीने जाने, तो हम फार्मूला बता देते हैं एग्जामिनर को कि हम लोग लास्ट मंथ की सेल्स पे 5% लगाने लगे हैं। नहीं, कहा तो है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगले महीने, लिखा तो है। डेटर से पैसे मिलना और चीज है, सेल होना और चीज है। लिखा तो है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगले महीने सेटल होंगे, यानी दिसंबर की सेल्स का 5% जनवरी में आएगा, ये मतलब है इस बात। तो दिसंबर की सेल्स थी 1,20,000, 6,000। जनवरी की सेल्स, फरवरी की सेल्स, देखें दिसंबर के जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे 6,000 वो पे जनवरी में होंगे, ये मैंने लिखा है सवाल में। तो जो जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो फरवरी में पे होंगे, और जो फरवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो मार्च में पे होंगे। तो मैंने लिखवाया, अजीब शक्लें बना रहे, लिखवाया मैंने। और लास्ट चीज एडमिन एक्सपेंसेस। मैंने एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में कहा कि ये कब पे होते हैं, तो फिर सेम मंथ ही हो जाते होंगे। और हम कैश बना रहे हैं, कैश तो डेप्रिसिएशन नहीं है कैश। तो जो आपको बताए हुए हैं 15,000, उस 15,000 में से 4.5 निकाल दें, 10,500। लास्ट मंथ सेल। और जब हम इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट टोटल करेंगे, नेट कैश 22 जी 320 36038 47955। ओपनिंग बैलेंस जनवरी का ओपनिंग 75,000, जनवरी का क्लोजिंग 97, फरवरी का ओपनिंग 97320, फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग। इस सवाल में कौन सा ऐसा नॉलेज इस्तेमाल हुआ जो पहले मैं आपको फार्मूला बताता तो होता? बीजी बजटिंग, इसकी प्रैक्टिस ही करनी है हमने। क्या जी, समझ नहीं आई बात आपकी? ये मैंने दिया है ना सवाल में, दिसंबर का क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया तो है 75,000, आखिरी पॉइंट। तो जनवरी का क्लोजिंग आ गया, ये फरवरी का ओपनिंग है, ये कैश का ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। चलो ठीक है जी।